तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू 2008 में 0 थी और आज जिसकी वैल्यू 85 लाख के पार हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। पब्लिश करने वाले का नाम सतोशी नाकामोटो बताया गया। अब एक्चुअली में ये सतोशी नाकामोटो है कौन, आज तक नहीं पता चल पाया है। इस डॉक्यूमेंट में सजेस्ट किया गया कि कैसे हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस किया जा सकता है एक नए सिस्टम के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं फ्रीडम विद फाइनेंस और इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन के बारे में। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो आपको कोई पैसे क्यों देगा? आपको कोई पैसे तभी देगा जब आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो। एक एम्प्लॉय को भी सैलरी तभी मिलती है जब उसके बदले वो काम करता है। एक दुकानदार को भी पैसे तभी मिलते हैं जब उसके बदले में वो कोई सामान देता है। इसी तरह आपको पैसे तभी मिलते हैं जब आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मनी इक्वल्स टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। पहले लोग काम कराने के बदले में अनाज दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिखाया गया जो लंबे समय तक खराब ना हो और जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को भी कैरी करना बहुत आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लाती है पेपर गोल्ड का, जिसमें आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट देगी। उस रिसिप्ट के बेसिस में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर लोगों ने पैसे को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सामान के बजाय गवर्नमेंट के प्रॉमिस पर ट्रस्ट किया। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इस नोट के जरिए गवर्नमेंट ने यह बताया कि अगर आप ये नोट लेकर कहीं जाओगे और इसे दोगे तो आपके 100 रुपए की वैल्यू मिलेगी। लेकिन फिर ऐसा है तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर देती? तो मान लीजिए यहाँ पर 1 किलो सेब है। 1 किलो सेब को जितने लोग भी खरीदने आए हैं सबके पास 1 लाख रुपए हैं। तो सेब उसी को मिलेगा जिसके पास 1 लाख से ज्यादा रुपए होंगे। सो ऑटोमेटिकली सेब की जो कीमत थी वो 1 लाख से ऊपर हो गई। अगर गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर भी दे और उसको लोगों में बांट दे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ सामान की कीमतें बढ़ेंगी। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब रिसोर्सेस पूरे होंगे। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी। लेकिन डिजिटल मनी में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ट्रांजैक्शंस का ट्रैक कैसे रखें। तो ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बनाया गया। इस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में भी चैलेंजेस थे। जब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप अपने पैसे का कंट्रोल बैंक को दे रहे होते हो। फिर बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर उस इन्वेस्टमेंट में बैंक को लॉस हो जाए तो आपका पैसा रिस्क में आ जाता है। जैसे कि पीएनसी बैंक के केस में हुआ, लोग अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं पा रहे थे। 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस में भी पूरी दुनिया में रिसेशन छा गया। तो बैंक्स में ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत होती है और कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट इस पूरे पैसे को कंट्रोल करके रखते हैं और इसमें करप्शन भी शामिल होता है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे के लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है, जैसे 2016 का डीमोनेटाइजेशन। तो जैसे कि हमने बात की थी कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश किए। उन डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन था कि कैसे हमारा जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जा सकता है एक नए सिस्टम के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बैंक्स हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मेंटेन करके सारे ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रख रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि सारे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हों। तो उस सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव के रूप में बिटकॉइन को देखा जा सकता
है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हो तो आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हो जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने बिटकॉइन एड्रेस से किसी दूसरे बिटकॉइन एड्रेस में। बिटकॉइन एक ऑटोमेट स्ट्रक्चर है। इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इसकी एल्गोरिदम ऑटो रन पे चलती है। एल्गोरिदम रन कराने के लिए भी सिस्टम्स और कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इतने बड़े लेवल पे हजारों कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन हजारों कंप्यूटर्स को मॉनिटर करने के लिए एक थर्ड पार्टी की भी जरूरत होगी। तो फिर बात आकर के वहीं पहुंच जाती है जब एक थर्ड पार्टी लोगों के पैसे को कंट्रोल करे। लेकिन इससे बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया जिसे कहा गया बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग में माइनर्स कंप्यूटर सेटअप्स लगाते हैं जिसमें एक एल्गोरिदम रन होती है। जब एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है तो माइनर को कुछ रिवॉर्ड बिटकॉइंस मिलते हैं। क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लॉकचेन के फॉर्म में है तो इसमें किसी एक कंपनी के हाथ में पावर जाना या फिर हैक होने की समस्या सॉल्व हो जाती है। बिटकॉइन के शुरुआती दिन काफी मिस्टीरियस और धीरे शुरू हुए। तो जब 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो लोग इस नए कॉन्सेप्ट को समझने में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। एक ऐसी करेंसी जो ना दिखाई देती है और ना जिसे छुआ जा सकता है। लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग था। उस समय कुछ टेक गीक्स और डेवलपर्स ही इसे सीरियस ले रहे थे। बिटकॉइन की शुरुआती वैल्यू 0 थी क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका प्रैक्टिकल यूज है क्या। लोग बस क्यूरियोसिटी के लिए बिटकॉइन माइन करते थे। शुरुआती समय में बिटकॉइन माइन करना बहुत आसान था। लोग हंड्रेड्स ऑफ बिटकॉइन एक दिन में माइन कर लेते थे। लेकिन इस नई डिजिटल करेंसी का फ्यूचर क्या होगा किसी को पता नहीं था। 22 मई 2010 ये वो तारीख है जब बिटकॉइन के थ्रू किसी ने कुछ खरीदा। बिटकॉइन की रियल वैल्यू तब बनी जब एक प्रोग्रामर लाचो ने 2010 में 10,000 बिटकॉइन दे करके सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे। जी हाँ, सिर्फ 2 पिज्जा, जिसकी वैल्यू आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी। इस ट्रांजैक्शन ने दिखाया कि बिटकॉइन सिर्फ एक टेक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी किया जा सकता है। आज भी इस दिन को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे जब बिटकॉइन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, 2011 तक बिटकॉइन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा जब उन्होंने इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया और इसका पोटेंशियल समझा। ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज में डिस्कशन होने लगी। डेवलपर्स नए प्लेटफॉर्म्स और वॉलेट बनाने लगे और बिटकॉइन एंथुसियास्ट अपने नए आइडियाज टेस्ट कर रहे थे। उस वक्त 2011 में एक बिटकॉइन का प्राइस करीब $1 था। सोचिए, अगर किसी ने $10 इन्वेस्ट किए होते तो आज वो कितने होते। शुरुआती दिनों में बिटकॉइन का यूज काफी इलीगल एक्टिविटीज में भी होने लगा, जैसे कि डार्क वेब का सिल्क रोड प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज ने बिटकॉइन को सस्पिशियस नजरों से देखना शुरू कर दिया। इस वजह से बिटकॉइन का नाम थोड़ा बदनाम हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों की अवेयरनेस और इंटरेस्ट के बढ़ते रहने की वजह से वो पॉपुलर होता गया। बिटकॉइन माइनर्स का एरा। शुरुआत के दिनों में लोग माइनिंग के थ्रू बिटकॉइन कमाते थे। माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग कंप्यूटर सेटअप करते हैं और इसमें एक एल्गोरिदम चलाते हैं। वो एल्गोरिदम वेरीफाई करती है ट्रांजैक्शन और उसके बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड बिटकॉइंस मिलते हैं। शुरू में माइनिंग बहुत प्रॉफिटेबल थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे माइनर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे ये और कॉम्पिटिटिव और एक्सपेंसिव होती गई। जो लोग शुरुआत में बिटकॉइन को समझ रहे थे और अडॉप्ट कर रहे थे, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। अर्ली अडॉप्टर्स को पता था कि बिटकॉइन रिस्की है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाया इस टेक्नोलॉजी पर और उन्हीं लोगों को आज हम बिटकॉइन मिलेनियर कहते हैं। ये स्टोरी सिर्फ एक करेंसी की नहीं बल्कि एक आइडिया की है जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज करने आया था।
अर्ली एडॉप्शन का फेज बिटकॉइन के लिए एक टेस्टिंग पीरियड था। नए अपॉर्चुनिटीज के साथ नए चैलेंजेस आए, लेकिन बिटकॉइन का सफर वही लोग समझ पाए जो रिस्क लेने के लिए रेडी थे। ये सफर अभी चल रहा है और बिटकॉइन दुनिया को उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम देने की जर्नी में भी आगे बढ़ रहा है। अर्ली अडॉप्टर्स का ये स्टेप पूरी दुनिया के लिए एक रिवॉल्यूशन बन गया। जो शुरुआत में इम्पॉसिबल लगता है वही आगे दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, और बिटकॉइन इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक आइडिया जो सिर्फ टेक गीक्स तक था, धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन की तरह बढ़ चुका है। लेकिन हर एक आइडिया की तरह बिटकॉइन को भी अपने रास्ते में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन एट द एंड जो जीता वही सिकंदर। बिटकॉइन ने अपनी जर्नी अभी तक की बहुत अच्छी तय की और एक ग्लोबल फिनोमिना के रूप में अपनी एग्जिस्टेंस बनाई। 2011 में बिटकॉइन ने अपना पहला माइलस्टोन अचीव किया जो था $1, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया और इसकी वैल्यू 2013 में पहुंच गई $100। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू करीबन $1000 तक थी, लेकिन धीरे धीरे दिसंबर आने तक इसकी वैल्यू हो चुकी थी $20,000। यही फेज था जब मीडिया ने बिटकॉइन की बात करना शुरू किया और लोगों को अवेयर किया कि ये बिटकॉइन है क्या। 2020 के बाद बिटकॉइन को एक मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिलने लगी और स्क्वायर, टेस्ला जैसी कंपनीज में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। एल सल्वाडोर और अफ्रीकन रिपब्लिक जैसी कंट्रीज ने इसे अपनी ऑफिशियल करेंसीज के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया। ये थी कहानी एक आइडिया की, एक आइडिया जो रिवॉल्यूशन बना और आज तक लोगों को मोटिवेट करता हुआ आ रहा है। क्रिप्टो, फाइनेंस और स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए फ्रीडम विद फाइनेंस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।